हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, मैं भी शानदार दोस्तों। और शुरुआत करते हैं आज अपनी पुरानी स्टाइल। एक आवाज़ सुनिए आप, ठीक है। मैं फिर उसके बाद कुछ बोलता हूँ, तब तक लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब फटाफट कर दो। तो कंटेंट में मैं थोड़ा समय दूंगा। और सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाइए जरा, मेरे सब्सक्राइबर कम है। हाँ, व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुआ है वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इंस्टाग्राम वालों को थैंक यू। और यूट्यूबर्स ने भी 3 छक्के तो मैंने देखे थे। मैच के जो विनिंग सिक्सर हैं वो 3 तो लगा दिए थे आप माही लोगों ने। धोनी धोनी जो हो ना, मैच के धोनी, वो 3 सिक्सर लगा दिए। 666 व्यूज हो गए थे। वो शायद अब 1000 भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप पहले वीडियो आवाज सुनिए। आज मैं कहना चाहता हूं, इस घटने के बाद कीमती देवी ये चुनाव नहीं लड़ रही। सुन लो कीमत की जनता। आप समझ गए होंगे, ये आवाज है श्रीमान ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया की। इनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस के समर्थक रहे। हम कांग्रेस की विचारधारा से मैच नहीं खाती हमारी विचारधारा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे जैसे लोग जो हैं विचारधारा के, वो माधवराव सिंधिया को भी एक अच्छा नेता मानते थे। और ये जब कांग्रेस में रहे तब भी इनके विरोध में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थी। अब ये बीजेपी में आ गए हैं। और इमरती देवी का केस आप लोगों को पता होगा। इमरती देवी के केस में जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनकी सरकार अभी बीच में गिर गई, शिवराज के बाद आई थी और फिर से सरकार, शिवराज की फिर से सरकार आ गई है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उन्होंने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी थी, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टंचमाल नहीं, आइटम कहा उन्होंने, आइटम। फिर कहते हैं कि वो विधानसभा में हम आइटम नंबर 1 बोलते हैं, मतलब इस तरह से जस्टिफाई करना। तो अब मेरी दुविधा क्या है मैं आपको बताऊंगा। मेरी दुविधा क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, फिर भी यहां क्या नुकसान हो रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। इमरती देवी ये चुनाव नहीं लड़ रही। इमरती देवी का परिवार का मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चुनाव लड़ रहा है। यहां मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूं, इमरती देवी के व्यक्तिगत समर्थन में ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया आ गए हैं। यहां जो महिलाओं की राजनीति जो है, सम्मान की राजनीति, आज जैसे बॉलीवुड के खिलाफ लड़ रहे हैं, कंगना भी एक खड़ी हो गई, तो स्वाभाविक तौर पे महिलाओं के प्रति एक जो अच्छा काम करने वाली महिलाएं जो लड़ती हैं, टकराती हैं समाज से, उनके प्रति एक स्वाभाविक सिंपैथी है। तो ज्योतिरादित्य राजे बहुत कद्दावर नेता हैं और इनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कहीं कोई आरोप, जब ये कांग्रेस में थे तब भी कोई आरोप नहीं था, और अब ये बीजेपी में है तब भी इनकी छवि पे, व्यक्तिगत छवि पे कोई आरोप नहीं है, कोई घोटाला और इस तरह की, ना ही वैचारिक तौर पर भी इन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कोई इन्होंने ऐसा कोई बयान दिया हो जिसपे जो बीजेपी या कांग्रेस कोई और भी विरोधी हो, किसी भी पार्टी के, इनको व्यक्तिगत तौर पे इनके खिलाफ गए हों। तो यहां पर जिस तरीके से ये समर्थन कर रहे हैं, इमरती देवी का कर रहे हैं, वो भी डबरा से या कहीं से सीट से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। तो मैं यहां पर यह चीज कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सही से काम करने वालों को, फिर वो चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो या ना हो, कांग्रेस का व्यक्ति हो ना हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उनकी विचारधारा को समर्थन करने वाले नेता को इस तरीके से उनको बैक करने जरूर आना चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको बातें बताता जाऊंगा, आप इस तरीके से देखते रहिए। मैं ये चुनाव उन निरंजनों के खिलाफ लड़ रहा हूं, वो कमलनाथ और अहंकारी अजय सिंह और दिग्विजय सिंह। ज्योतिरादित्य राजे कांग्रेस पार्टी में थे और हो सकता है कि किसी एक पार्टी में, बीजेपी में होंगे, तो हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे उनकी जो विचारधारा किसी से मैच ना करती हो, या करती हो, या ज्यादा कम करती हो, या बहुत ज्यादा विरोध करते हो सकता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये डबरा का चुनाव इमरती देवी नहीं लड़ रही है, वो मैं खुद लड़ रहा हूं, यानी ये इन्होंने अपनी कहना चाहिए प्रेस्टीज इशू यहां पर बनाया है, और कह रहे हैं कि जो घमंडी अकड़ू 3 लोगों के नाम लिए, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिनके ऊपर ये इमरती देवी का अपशब्द वाला बयान आया था। तो यहां पर ये चुनाव अब
मतलब कहना चाहिए कि कमलनाथ की छवि और ज्योतिरादित्य राजे की छवि पर यह डबरा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य राजे जो हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी को जो इन्होंने, इनके पिता श्री माधव, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी भी कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे और ये भी आज लगभग इनकी 45-46 वर्ष या 48 वर्ष उम्र होगी। इसमें जो बहुत समय से कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस की कोर कमेटी में रहे, राहुल गांधी के साथ भी जब ये होते थे तब हम बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन हमने भी ज्योतिरादित्य राजे को कांग्रेस के समय, कांग्रेस में भी होने पर हमने इनको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया इन व्यक्तिगत छवि को लेके। मतलब इनकी कोई दागदार छवि नहीं है, कोई ऐसे मामले नहीं है, करप्शन के मामले नहीं है, ऐसी नीतियों में कभी, कुनीतियों में कभी ये फंसे नहीं है जिसमें कि अपोजिशन का व्यक्ति भी इनके ऊपर आक्षेप सीधे तौर पर लगा सके। मुझे इनकी ये छवि अच्छी लगती है। आज मुझे अच्छा भी लग रहा है और कहीं अच्छा नहीं भी लग रहा है। मैं आपको अपनी दुविधा बताऊंगा, आप सुनिए। के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह मैदान पे उतरे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं आपको बोलता हूं, 15 वर्ष से भी ये व्यक्ति एक चुनाव हारे भी, और हम जो थे, हम उनके एक इससे नाराज हुए थे कि जो इन्होंने, शिवराज सिंह ने जो बोला था कि कोई माइका लाल जो आरक्षण का विरोध नहीं था एक्चुअली, उन्होंने ये कहा था कि कोई माइका लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अब सवर्ण समाज के साथ बड़ी दिक्कत होती है, वो झुंझुने की तरह है कि घंटे के जैसा बजा दिया जाता है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। अभी कोरोना काल में भी सवर्णों के साथ, अब शायद नौकरी में कुछ आए तो आए, बाकी एजुकेशन के सिस्टम के साथ रहने वाले, ना तो उनको राशन कार्ड मिलता है। दोस्तों देखिए, राशन कार्ड में सुविधा नहीं मिलती, मतलब दाल चावल वगैरह केरोसिन उनको सस्ते में नहीं मिलते, कोई नौकरी में इनको वो नहीं मिलती है, क्या बोलना चाहिए कि रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, कोई सरकारी नियुक्ति नहीं मिलती। एजुकेशन में कोई, आप देखिए, एक कॉलेज में अगर जाने के बाद एक फीस लगती है एक की 5 लाख रुपए, तो वहीं अगर वो सामान्य जाति का व्यक्ति होगा तो उसको 15 से 25 लाख रुपए तक की फीस लगेगी इंजीनियरिंग और MBBS और डॉक्टर के लिए। तो इस तरह का भेदभाव होता है। यहां पर भी हम कहते हैं आरक्षण से हमारी शत्रुता नहीं है, आरक्षण अगर आप हटाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हटाइए कि जिनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है उनको पहले भरोसे मिले। तो यहां पर देखिए, सवर्ण समाज के साथ भी क्या परेशानियां होती, वो सारी मैं एक के बाद एक आपको बताता जाऊंगा। तो शिवराज सिंह के साथ ये समर्थन में आए हैं। शिवराज सिंह वो नेता है मध्य प्रदेश के कि 15 साल इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती है कि एक बार जो गवर्नमेंट 5 साल रहती है उसको जनरली मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो वोटर्स हैं उनको हटा देते थे, लेकिन शिवराज सिंह कम से कम 3 बार तो वो हो गए 15 साल, और चौथे बार में भी वो ऐसे कद्दावर नेता हैं कि उनके खिलाफ, उन्होंने जो आरक्षण वाला माइका लाल कहा था वो उनको लग गया था कि यह गलती हो गई है, लेकिन उनके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लग पाए हैं और ना ही ऐसी कोई बातें हैं कि उनकी जो छवि है, उनकी छवि खराब नहीं हुई। अभी मध्य प्रदेश में उनकी छवि खराब नहीं हुई है। बाकी आगामी चुनाव में कौन जीतते हैं, ये 28 है शायद, और 8 या 9 पे बीजेपी को चाहिए बहुमत के लिए, और अगर कांग्रेस को चाहिए तो 20 या इसके आसपास इनको सीटें लेनी होंगी, तब ये सरकार बना पाएंगे। ये लड़ाई मैं आपको बोल रहा हूं, ये लड़ाई जो है मध्य प्रदेश के उपचुनाव की, ये बीजेपी आराम से जीत जाएगी, इसमें मुझे कहीं कोई शक शुबहा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया कद्दावर नेता हैं, वो जब बीजेपी में आ गए तब कमलनाथ की गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई। इतनी बड़ी गवर्नमेंट को अगर कोई कद्दावर नेता अगर गिरा सकता है तो वो कद्दावर ही होगा, और जब वो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उसी पार्टी में अगर वो समर्थन दे रहा है और उस मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 28 में से 8 सीटें जीतना कोई बड़ी बात है। ये लड़ाई मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई राज्यसभा की सीट की है। अगर यहां से बीजेपी 20 सीट निकाल के ला सकती है तो अपना कैंडिडेट वो राज्यसभा में पहुंचा देगी, जहां पे स्पष्ट बहुमत की बीजेपी को जरूरत है। आशीर्वाद दोगे, झंडा बुलंद रखोगे, अपना मान सम्मान और घर की रक्षा करोगे, इस महिला की इज्जत और लज्जा को पूरी तरह से हिफाजत करोगे।
ये चीज यहां पर खराब आ गई है दोस्तों। आज मैं बताता हूं कि मेरी मानसिकता, जैसे मान लीजिए कांग्रेस अगर मान लीजिए सत्ता में होती, तब हमारी मानसिकता, आप कहते हैं हम विरोधी हैं, आप स्पष्ट तौर पे विरोधी कहते। आज अगर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे तो आप कहोगे कि सत्ता लोलुपता कर रहे हैं, सत्ता वाले के पक्ष में बोल रहे हैं, आप तो इसी विचारधारा के हो, आप तो बीजेपी हो, संघी हो, चड्डी वाले हो, धोती वाले हो, जो भी नाड़े पजामे वाले हो, सारी चीजें आरोप हमारी जैसी विचारधारा जो हिंदुत्व को समर्थन करने वाले लोग हैं, भारत की प्राचीन परंपराओं को मानते हैं। कांग्रेस का एक्चुअली जो भारत का विजन है वो अंग्रेजों की आजादी और 1947 और गांधी नेहरू डायनेस्टी के आसपास शुरू होता है। मैं आपको अंतर बता देता हूं। कांग्रेस की विचारधारा का जो भारत है वो महात्मा गांधी के आने के बाद और गांधी नेहरू की डायनेस्टी से शुरू होता है, और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उनका भारत प्राचीन काल के रामायण महाभारत काल से शुरू होता है, जिसके साक्ष्य 3-3.5 हजार साल से 5,000 साल तक के तो मिल गए हैं। और अगर वो स्टोरीज, अगर वैसी स्टोरीज जो है उसके अगर प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो कम से कम 10,000 साल पुरानी ये सभ्यता भारत की मानी जाएगी। तो वैचारिक तौर पे जो अंतर आता है वो ये है कि बीजेपी जो है भारत को वो 5,000 और 10,000 साल से रामायण काल, महाभारत काल और वेद के काल से भारत को मानती है। ये एक खास अंतर है भारत का कि भारत कहां से शुरू किया जाए। और मुझे लगता है, एक टीचर होने के नाते भी मुझे ये लगता है कि भारत का इतिहास, आप चाहे उसे मेरी विचारधारा के तौर पर कहें या भारत के जो साक्ष्य है उसके परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए, कि भारत को स्थिर रखना चाहिए। अंग्रेजों का और मुगलों का जो इतिहास बताया उसमें भारत को बहुत खंड खंड तरीके से बताया है और हमलावरों को ज्यादा महिमा मंडन किया, जबकि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि हमलावर के नाम पे सड़कें, गलियां और इवन लाइब्रेरी हों और इवन क्या बोलते हैं सड़कों के नाम, शहरों के नाम भी हमलावरों के नाम पे, किसी देश में नहीं होता है, ये भारत में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो। समर्थन भी बहुत ये महिला को जिन्होंने बेइज्जत, उठा के रखो, ये महिला को जिन्होंने बेइज्जत किया है, इस महिला की अस्मिता पर जिसने प्रश्न उठाया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। ऐसा इनका भाषण मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया को इतना एग्रेशन में, ना इनके स्वर्गीय पिताश्री को भी मैंने नहीं देखा इतने एग्रेशन में भाषण देते हुए। मुझे लगता है ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और मुझे लगता है ये राजनेताओं ने अपने, कम से कम ज्योतिरादित्य राजे ने अपने मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने की जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है उसको प्रेस्टीज इशू के तौर पे ले लिया है, डबरा की सीट को। और इमरती देवी का जो अपमान किया है, ये कह रहे हैं कि ये अपमान नारी जाति का अपमान है। और यहां पर मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि ये जब ना इस तरह की लड़ाई, आप पहले वीडियो सुन लीजिए फिर मैं बात को कंटिन्यू करता हूं। इन दरिंदों को चुनाव के पेटी के आधार पर जवाब देंगे मेरे भाइयों बहनों। हाथ उठाओ, सौगंध खाओ मेरे साथ, न जात पर न पात पर, महिलाओं की रक्षा पर, वतन दबेगा कमल के फूल पर और दरिंदों को सबक सिखाया जाएगा जीवन के चर्चा के द्वारा। धन्यवाद। जय जय। ये 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मतलब ज्योतिरादित्य माधव राजे सिंधिया के ट्विटर अकाउंट से ही मैं देख रहा हूं। इनके वीडियो की ये क्लिपिंग है और आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ तो मैंने सुनवाई दी, आपको ऑडियो में है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये मतलब मुझ जैसे जो विचार जिन लोगों को आते हैं उन लोगों को ये परेशानी, मतलब देखिए मैं उस तरह का व्यक्ति हूं कि अच्छी चीज दिखती है तो मैं उसमें बुरा देखता हूं और जब बुरी चीज दिखती है तो मैं उसमें अच्छा देख रहा हूं। मुझे यहां अच्छी चीज ये दिख रही है कि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है और उसका बहुमत आराम से, क्योंकि वहां जिस तरह से एक गवर्नमेंट है, शिवराज सिंह की जो छवि है 15 साल पुरानी, मुझे नहीं लगता कि इनको 8 सीट 28 में से 8 सीट निकालने में दिक्कत होगी।
इसके बाद भी मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष के तौर पे हम जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में अगर मान लीजिए कोई भी इमरती देवी, कोई भी महिला है, उनके सम्मान असम्मान में अगर कोई भाषा में कोई ऐसी कमी करके कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं और चुनाव जब उस बयान के आधार पर लड़े जाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी तो कतई नहीं होती है। मेरे जैसा जो सोचने वाला व्यक्ति है, मेरी ये दुविधा है कि अगर हेल्दी डेमोक्रेसी में हेल्दी इलेक्शन नहीं होंगे, चुनाव को प्रत्याशियों के काम के आधार पर अगर नहीं चुना जाएगा, तो हम कभी भी सही दिशा में डेमोक्रेसी को नहीं ले जा पाएंगे। यहां से मेरा यही कांग्रेस के, मैं तो खैर कुछ नहीं हूं कहने वाला, पता नहीं मैं क्या कहूं अब इनके बारे में। यदि मान लीजिए इस तरह के ओछे बयान लगभग सभी छोटे बड़े सभी शीर्ष स्तर के नेता देते ही आ रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि चुनाव इतना ओछा क्यों कर देते, कौन सा इनको फायदा होता है। महिलाओं के खिलाफ चुनाव के ही वक्त पे ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं हूं, मुझे तो कांग्रेस कितने भी बुरे बयान दे मुझसे कौन पूछने वाला है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सड़क पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उससे अगर आप पूछोगे कि यार ऐसा नेता अगर तुम्हारा है तो क्या तुम इसके समर्थन में वोट मांग पाओगे। यहीं से चुनाव इतने हल्के हो जाते हैं। और फिर अब मान लीजिए यहां से चुनाव को प्रभावित करना है तो कोई भी व्यक्ति आएगा, अभी तो ज्योतिरादित्य राजे की छवि बिल्कुल ठीक है और ये अच्छे व्यक्ति अच्छी बात ही बोल रहे हैं, लेकिन यहां से आप सोचिए कोई भी हल्के किस्म का नेता आएगा और भावनाओं में सारे वोट ले जाएगा और यहां से डेमोक्रेसी कमजोर होती है। दोस्तों, यहां से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि कभी भी ऐसे नेताओं का समर्थन ना करें, जो ना ऐसे नेताओं का समर्थन भी ना करें, और यदि आप ऐसे नेताओं के समकक्ष हैं, उनको बोल सकते तो जरूर बोलिए कि ऐसे अपशब्द पब्लिकली आप लोग ना बोलें। ऐसे अपशब्द आप बोल देते हैं तो नेताओं का अपना कद कमजोर होता है और फिर वोटर जो है वो एक साइड में चला जाता है, जो चुनाव है वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको मेरा ये पॉइंट कैसा लगा, कि आप मेरे विचार से सहमत हैं या आप इसमें और कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या आप अपनी तरह से और कुछ भी बोलना चाहते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूंगा कि शिवराज सिंह के पहले कौन मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से थे, और किसने दिग्विजय सिंह के शासन को यानी दिग्विजय सिंह को हराया था। कौन सी नेत्री या नेता थे जिन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया था, और उसके बाद फिर कौन मुख्यमंत्री आए, फिर शिवराज सिंह आए। मतलब मैं आपसे 2 मुख्यमंत्री के नाम पूछ रहा हूं, वो आपको बताना है। ठीक है। भारत माता की जय।